क्वेश्चन बैंक के एक आध कोई और स्टार्टिंग के अंदर कोई क्वेश्चन रह गया और किसी का वो और पूछ लेना। इज दिस क्लास, बेटा सारी क्लासेस जूम पे रिकॉर्ड हो रही है आपकी। चाहे से कोई क्लास मैं ले या कोई भी फैकल्टी मेंबर ले, सारी क्लासेस आप लोग की रिकॉर्ड होती है जूम पे। बिकॉज सब जने अपने घर पे हैं, कोई दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके उस फोन का डेटा किसी को देना, बाहर निकलना नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड नॉट एट ऑल फिजिबल। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स क्वेश्चन बैंक कहाँ है भाई? ये रहा क्वेश्चन बैंक। मल्टीपल करेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल करेक्ट है कितने? 54 है। तो देखो, मल्टीपल करेक्ट एडवांस में आते हैं, मेंस में तो आते हैं नहीं। और मल्टीपल करेक्ट जब भी करने हो, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के मल्टीपल को सॉल्व करने के लिए आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में काफी सारे क्वेश्चन थ्योरी मतलब बहुत टिपिकल थ्योरी से बेस्ड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मल्टीपल करेक्ट 1 to 20 के अपने डाउट्स लिखो चैट बॉक्स में। Yes, Ozi, you have to read NCERT. 11th में आप लोगों ने NCERT नहीं पढ़ी थी? ऋतिक, किए नहीं अभी तक? क्यों नहीं किए? सर ने बोला नहीं था क्या करने के लिए? हर्षित बोल रहा है बोला था। और बाय द वे, अब आप लोग मंडे को ही बोल दिया था, और उसके अलावा आप लोग इतने तो मैच्योर हो गए हो कि अपन लोग 2 संडे से लगातार क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं, तो तीसरे संडे को भी वही 2 घंटे की क्लास है, तो क्वेश्चन बैंक ही होगा ना बेटा, कॉमन सेंस। और हर्षित बोल रहा है मंडे को ही बोल दिया था, और डेफिनेटली सर ने बोल दिया होगा। चलिए डाउट बोलिए 1 से लेके 20 तक के। मेरे से डाउट्स पूछा है थर्ड 14। आगे बोलो 20 से 12 20। 20 से 30 तक बोलो, डाउट बोलते रहो। टिल 30 अपने डाउट बोल लो, पहले टिल 30 डिस्कस करते हैं। और 1 और मोर देन 1 करेक्ट करने के बाद में अपन
फाइनाइट लाइन चार्ज का एक डेरिवेशन भी करवाना था, जो लास्ट टर्न पे रह गया था, वो भी आज करेंगे। टिल 30 अपने डाउट्स बोल लो। ट्वेंटी सिक्स पहले 30 तक के डाउट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में वो जो डेरिवेशन था वो करेंगे, और उसके बाद 30 से आगे 54 तक करेंगे। 23rd first 28 10 3030। क्या सबके डाउट्स हो गए हैं? तो चैट बॉक्स में लिखो डन। किसी और के डाउट्स तो बाकी नहीं है? देख लो भाई, जो ने लेट ज्वाइन किए हैं, क्या चल रहा है क्लास के अंदर, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट क्वेश्चन बैंक मोर देन 1 टिल 30। आपने मेरे से पूछे हैं 5 और 6, 11 डाउट पूछे। चलो अब ये 11 डाउट डिस्कस कर लें। एक बार बता दो, वरना होता क्या है, मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है, सेकंड डाउट है, फिर एक एक का वेट करता हूँ किसी का रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, तो उसमें टाइम खोटी होता है बहुत ज्यादा। एक बार के लिए आप टिल 30 तक मेरे को बता दो, वो सारे के सारे एक साथ में कर दूंगा एक के बाद एक। चलो लेट्स बिगिन। पहला सवाल, midway between two equal and similar charges we place the third equal charge similar charge, which of the following statement is correct? Okay, दो similar charges हैं, उसके मिडवे पे एक और सिमिलर चार्ज रख देता हूं मैं Q। The third charge experiences a net force inclined to the line joining, नहीं, the third charge is in stable equilibrium, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अगर मैं इसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ धक्का देता हूं तो इस वाले का धक्का बढ़ जाएगा, तो ये राइट की तरफ आएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, हाँ भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को तो बी दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी बॉम्बे हो गया ना। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। इस Q को हल्का सा लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया है, तो इस लेफ्ट वाले Q का धक्का राइट की तरफ आया। मतलब इफ a particle is displaced from its equilibrium position and it will tend to retain its original state, then the equilibrium is said to be stable. फर्स्ट क्वेश्चन जिसने भी पूछा था डन। फर्स्ट के बाद में आपका डाउट आया थर्ड। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate thread pairs. Pair 1 2 2 4 4 1 show attraction, while pairs 2 3 4 5 shows repulsion. Mass 1 must be. अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को थर्ड क्वेश्चन अगर समझना है तो मैं एक आपसे स्टेटमेंट पूछता हूँ, कैन अ न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट चार्ज वन? यस और नो? इस स्टेटमेंट का जवाब दो, यस और नो।
यस, अ न्यूट्रल बॉडी कैन अट्रैक्ट अ चार्ज वन। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इंडक्शन आया माइनस, और यहाँ पर आए 3 पॉजिटिव। तो नेगेटिव इन पॉजिटिव के ज्यादा नजदीक है, तो ये तो अट्रैक्शन होगा और ये रिपल्शन होगा। ये ज्यादा नजदीक है, तो ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा वो बड़ा होगा इसके मुकाबले। तो यस, दिस न्यूट्रल बॉडी इज अट्रैक्टिंग अ चार्ज वन। तो यस, आंसर विल बी यस। जिसने भी नो लिखा था इसका आंसर होगा यस। कैसे? इंडक्शन की वजह से। अब देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर 5 बॉल्स है, 1 2 5। अब कौन कौन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। 1 2 2 4 1 2 2 4 4 1। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 2 3 रिपेल करते हैं, 4 5 रिपेल करते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, तो या तो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। हाँ, बिकॉज अगर दोनों न्यूट्रल हो गए तो रिपेल नहीं करेंगे। सिमिलरली 4 और 5 दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो एक एक करके मैं केस लेता हूँ। लेट अस अज्यूम के 2 पॉजिटिव है। अगर 2 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो 1 क्या हुआ? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ? नेगेटिव। ये नेगेटिव है और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 क्या हुआ? पॉजिटिव। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहला केस लिया कि लेट अस अज्यूम जो 2 है वो पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव है तो 3 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब मैंने 2 को पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं, क्या पता ये न्यूट्रल हो सकता है न्यूट्रल। हाँ, हो सकता है न्यूट्रल। अगर 1 न्यूट्रल हो गया तो भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बॉल 1 मस्ट बी पूछा गया है। बॉल 1 मस्ट बी मतलब 100% करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बॉल 1 न्यूट्रल भी हो सकता है। हाँ, इट कैन अट्रैक्ट, यस। चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो न्यूट्रल हो सकता है। हाँ भी हो सकता है। बात समझ आई किस तरीके से सोच रहा हूं मैं? अब मैंने क्या कहते हैं दूसरा एग्जांपल लेना है। अभी मैं 2 को नेगेटिव ले लेता हूं। अभी मैं 2 को नेगेटिव ले लेता हूं, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया वापस से। देखो ध्यान से, क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, और 1 पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हो नहीं सकता है। अगेन 1 मेरा कैसा आया? न्यूट्रल। 1 कैसा आया? न्यूट्रल। तो 1 हैज टू बी न्यूट्रल। ऐसी 4 और 5 को भी करके देख लो। 4 अगर नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, अगेन न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो करेक्ट है। और उसके अलावा न्यूट्रल बॉडी कब एक चार्ज को अट्रैक्ट करती है? जब ये खुद कंडक्टर होती है, मेटल होती है। तो आंसर थर्ड का क्या हो गया? सी और डी। बात समझ आई? कॉपी कर लो, ठीक ठाक सवाल था।
डन। हर्ष लोहिया फिफ्थ क्वेश्चन भी बताना है एक बारी। अभी तो मैं आपका ऐसा फिफ्थ क्वेश्चन एंटरटेन कर रहा हूँ, बट मैं जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था अपने डाउट्स बता दो, एक साथ डाउट्स बताओ, ऐसे बीच में वो जो रिदम होती है वो टूट जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। फर्स्ट डन, थर्ड डन, मिटा दूं? आईटी ने इस कंसेप्ट पे सवाल पूछा हुआ है, न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट अ चार्ज वन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, two fixed charges 4q and minus q located at A and B. Point P where resultant field due to both is zero. इधर पॉजिटिव का धक्का भयंकर वाला, नेगेटिव बहुत दूर है तो अट्रैक्शन छूटा, तो यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉजिटिव का धक्का राइट में, नेगेटिव का अट्रैक्शन राइट में, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव के नजदीक में तो अट्रैक्शन बढ़ा, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ा है तो धक्का भी बढ़ा। यस, देयर इज अ पॉइंट बी आउटसाइड ए बी, राइट की तरफ, जहां पर नेट फील्ड जीरो है। करेक्ट। तो एक तो फिफ्थ का आंसर हो गया ए आगरा, एक तो फिफ्थ का आंसर हो गया ए आगरा, बी गलत हो गया है। और उसके अलावा सी और डी में देखते हैं, if पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पी डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग एबी इट विल एग्जीक्यूट। नहीं, अगर देखो पॉजिटिव रखता हूं मैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का धक्का, नेगेटिव का अट्रैक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव रखता हूं तो ये नेगेटिव लेफ्ट की तरफ, कहां पर रखा है? अच्छा, नेगेटिव यहाँ पर रखता हूं मैं। अगर एक बार पॉजिटिव रखता हूं तो ये जैसे ही लेफ्ट में आएगा तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसकी तरफ आ जाएगा। तो पॉजिटिव ऐसे एग्जीक्यूट ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं, नेगेटिव जैसे ही मैंने इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के पास में लेके गया तो इसने धक्का दिया राइट में, ये डोमिनेट कर रहा होगा इसके लेफ्ट में, और जैसे ही राइट में गया ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो आंसर फिफ्थ का हो गया ए और डी, displaced slightly along AB it will execute oscillation. अरे हर्ष लोहिया, ऐसी गलतियां मत करो प्लीज, और बाकी सब जने भी ऐसी गलतियां मत करो कि वन और मोर देन वन करेक्ट कर रहे हो और आंसर सिंगल करेक्ट का देख लिया था। प्लीज ऐसी गलतियां मत करो, फोकस रह के सवाल करो भाई। चलिए, ये साथ फर्स्ट डन, थर्ड डन, फिफ्थ डन, उसके बाद में आ जाते हैं टेंथ पे। V be the electric potential, E be the magnitude of electric field at a given position. Which of the following statement is true? अगर कोई चीज ट्रू है तो वो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अगर वो एक बार भी फॉल्स हो गई तो वो ट्रू है ही नहीं। तो अब ये देखो, ऑप्शन से करूंगा। पहला, E is always zero when V is zero। देखो ध्यान से, ए ऑप्शन के लिए ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है। सेंटर पर पोटेंशियल जीरो है लेकिन सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। When V is zero, E is always zero, A statement incorrect। B पर आ जाते हैं। V is always zero where E is zero। प्लस Q सेंटर पर E जीरो है, B नॉन जीरो। V is always zero where E is zero नहीं, सेकेंड भी गलत हो गया। C ऑप्शन, E can be zero where V is non-zero। E can be zero where V is non-zero। Yes,
E is always non-zero where V is non-zero. नहीं, तो क्या कहते हैं? 10th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, कैलकाटा। हाँ हर्षित, आईआईटी जेई ने 2016 या 17 के अंदर मल्टीपल चॉइस करेक्ट के अंदर अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर ए और सी है और आपने सिर्फ ए टिक किया है तो आपको नंबर मिलेगी। लेकिन वही जैसे इसको टिक करने पे आपको सही 1 नंबर मिलेगा, आंसर था ए सी डी, आपने ए और सी टिक किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप पूरा टिक करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आईआईटी ने 2016 या 17 के अंदर ऐसे चेंजेस किए थे, लेकिन एट द सेम टाइम पेपर डिफिकल्ट था। 2016 का पेपर भयंकर डिफिकल्ट था। क्या 10 क्लियर है? और ऐसा ऐसा सवाल 10th के जैसा सवाल तो आपके पेपर में भी आया था। बी क्यों नहीं होगा? देखो ना ध्यान से, E is always non-zero when B is non-zero। क्यों? E is always non-zero when B is non-zero, नहीं? B non-zero है तो E zero हो गया ना। देखो ध्यान से, D ऑप्शन को भी यही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो D भी गलत हो गया इससे। B is non-zero, E is always non-zero, नहीं? चलिए 10th के बाद में आ जाते हैं 12th पर। Two infinite sheet of uniform charge density plus sigma and minus sigma are parallel to each other as shown. Electric field at the point, ये एक शीट है, इसके ऊपर सिग्मा है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा। ये वाली बात हो गई है आप लोग के क्लास में कि इसको मैंने चार्ज क्यू दिया और इसको मैंने माइनस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर 0 होगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आता है सबको? तो बस उससे कर लेना। देखो ये एक शीट थी, यहाँ पर चार्ज की हुई थी, जो भी सिग्मा है उसका पॉजिटिव यहाँ पर रह जाएगा और ये जो भी नेगेटिव है उसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब देखो 12th क्वेश्चन के मैं आंसर देखता हूं। पॉइंट्स टू द लेफ्ट और टू द राइट, ये पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ धक्का देगा, ये नेगेटिव राइट की तरफ धक्का देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। यहाँ पर नेगेटिव लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव राइट की तरफ धक्का देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट दिख रहा है। बीच में पॉजिटिव की वजह से धक्का, नेगेटिव की तरफ से अट्रैक्शन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर कहीं पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर 12th का हो गया ए और सी। बात समझ आ गई? 12th क्वेश्चन डन। चलिए 12th कॉपी कर लो, फिर 12th के बाद में आ जाते हैं अपन 14th पे।
पता नहीं आयुष, एचसी वर्मा का सवाल है, हो सकता है एचसीवी का भी सवाल हो। एचसीवी के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 हर चैप्टर के करना बेटा, 11th में अगर नहीं करे हो तो अब करना 11th वाले क्वेश्चन, बेहद शानदार सवाल है। 14th क्वेश्चन, the electric potential decreases 120 से 80 as one moves from x axis -1, x बराबर -1 से x बराबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 120 वोल्ट से 80 वोल्ट घट जाता है। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली as one moves from x axis -1 to electric field at origin। क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट की तरफ है यहाँ पर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन 2। 20 आ गई, हाँ या ना? तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इक्वल टू 20 करेक्ट करूंगा, मस्ट बी इक्वल टू 20, क्यों नहीं? क्योंकि देखो ध्यान से, ओरिजिन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाली हो गई E1, क्या पता एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो E2 ऊपर की तरफ, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जब मैं x के अलावा बात करूंगा, बट रिजल्टेंट तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? B एंड C। मे बी इक्वल टू 20 जब E2 0 है, मे बी ग्रेटर देन 20 जब E2 नॉन जीरो है। बात समझ आ गई 14 की, हाँ या ना? भाई जब मेरे को, मतलब जरूरी नहीं है कि y के अलोंग ही हो, कहीं और भी हो सकती है, कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस भी तो हो ही सकती है ना। टिल 14 आर वी डन? चलिए, फोर्टीन के बाद आया 2020। The figure shows a non-conducting ring which has positive and negative non-uniformly such that total charge is zero. The potential at all the points on the axis, इसकी वजह से प्लस का KQ, इसकी वजह से माइनस। यस करेक्ट। इधर वाली साइड पे पॉजिटिव है, इधर वाली साइड पे नेगेटिव है, नॉन कंडक्टिंग है, और ये इसकी एक्सिस है। तो 20th का ए, हाँ, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। ये जो पॉजिटिव है उनकी वजह से KQ अपॉन स्लैंट हाइट, नेगेटिव की वजह से माइनस KQ अपॉन स्लैंट हाइट, जीरो ही होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट विल बी जीरो, नहीं, ये पॉजिटिव की वजह से धक्का इधर की तरफ, नेगेटिव की वजह से धक्का इधर की तरफ। तो देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो ये रिंग है, इस आधे हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ। तो देखो ध्यान से, ये जो दो वेक्टर आए हैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन अंदर की तरफ आ जाएगी एक नेट फील्ड। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट will be present into the plane of the बोर्ड। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। समझ आई बात, हाँ या ना? 20th का ऑप्शन बी गलत हो गया।
The direction of electric field at all the points will be along the axis. नहीं, गलत हो गया. If the ring is placed inside a uniform external electric field, then the net torque and force acting on the ring would be zero. नहीं. अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, तो ये जो रिंग है पॉजिटिव के ऊपर फोर्स इधर, नेगेटिव के ऊपर फोर्स इधर, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो हो जाएगा. समझ आई बात? हाँ या ना? तो 20th का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए. क्लियर एवरीवन? चलिए डी रिपीट. महक देखो ना, ये रिंग है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है तो पॉजिटिव के ऊपर धक्का इधर, नेगेटिव के ऊपर धक्का इधर. तो देखो ध्यान से, ये फोर्स QE एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, लेकिन सेंटर के अबाउट इन दोनों के टॉर्क तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये कैसे घूम जाएगी? इस तरीके से. हाँ या ना? समझ आई बात या नहीं आई? मैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं. 20 के बाद ना आपका डाउट है 23rd. वेरिएशन ऑफ electrostatic potential along x as shown in figure. The correct statement आपको देखो ध्यान से. 23rd तो इजी है, मेरे को पता है dv अपॉन dx का माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है. हाँ या ना? dv अपॉन dx का माइनस. तो ये ग्राफ देखो, इस पॉइंट पर तो स्लोप जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी तो जीरो होगी. इस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है. ए पॉइंट पर dv अपॉन dx पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा. और सी पॉइंट पर dv अपॉन dx नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी ग्रेटर देन जीरो. आंसर हो गया डी दिल्ली. नहीं आई बात समझ में? 23rd डन. चलिए 23rd. ऋतिक क्या नहीं समझ आया? स्लोप देखो ना, ये स्लोप पॉजिटिव तो dv अपॉन dx पॉजिटिव, ये नेगेटिव खड़ा है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट a will be less than 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट b will be 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट c स्लोप नेगेटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे. डन. आगे बढ़ सकता हूँ. That was your question number 23rd. और देखो मेरी बात सुनो, मोर देन वन करेक्ट जो सवाल करने के तरीके होते हैं वो पता है कैसा होता है. लेट अस अज्यूम आप क्वेश्चन नंबर 26 ही कर रहे हो, तो 26 क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से किया, आपको जो भी लगता है वो आंसर आपने एक जगह पे लिख लिया. फिर पीछे जाके देखा, अगर आपने लिखा है ए और सी और आंसर है पीछे ए सी और डी, तो आप वापस से डी पढ़ोगे, अरे हाँ ये भी तो मेरे को लग रहा था, हाँ ठीक है हो गया आगे बढ़ जाओ. नहीं, अरे हाँ मेरे को लग रहा था वाली कहानी मत करना, फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे. आप ए और सी लिखना. आपसे नहीं हुआ है, ए सी डी नहीं आया, तो वो सवाल आपका गलत हुआ है. हम यही करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं थ्योरेटिकल है, पीछे आंसर देखते हैं ए, फिर ए पढ़ते हैं वापस से, अरे हाँ मेरे को ए सही लग रहा है. जब पता पड़ जाता है ना कि ए सही है और फिर बाद में वापस से ए ऑप्शन पढ़ते हैं, तो हम वही
ऑल इज वेल वाली कहानी अपनाते हैं कि हाँ भाई मेरे को तो लग रहा था सही है, देखा हाँ सही है, हाँ सही हो गया, आगे बढ़ जाओ। ऐसे नहीं करने हैं वन और मोर देन वन करेक्ट, ठीक है ना। अगर ऐसे कर रहे हो तो कचरा कर रहे हो। सेम थिंग्स गोज विद असर्शन एंड रीजन। स्टेटमेंट 1 पढ़ा है, स्टेटमेंट 2 पढ़ा, आंसर देखा, स्टेटमेंट 1 2 अरे हाँ स्टेटमेंट 1 इसका सही एक्सप्लेनेशन है ना, दोनों सही है, हाँ ठीक है मेरे को तो आंसर यही लग रहा था, यही है, खत्म करो आगे बढ़ दो। नहीं, पहले आंसर टिक करोगे फिर पीछे चेक करोगे। और असर्शन रीजन कैसे करते हैं, असर्शन रीजन कैसे करते हैं, असर्शन पढ़ा आपने, रीजन नहीं पढ़ा, पहले उस असर्शन का जो सही रीजन है वो दिमाग में सोचा और फिर हाथ हटाया और आपने जो चीज सोची वो अगर आपको दिखी है रीजन में, तो आपका आंसर ए होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। नहीं तो आप पता है क्या करते हो, फर्स्ट पढ़ते हो और फिर सेकंड पढ़ते हो और फिर सेकंड को जबरदस्ती देखते हो कि अगर फर्स्ट और सेकंड सही है तो हाँ सेकंड इसको प्रूव कर ही रहा है ना, ए टिक कर देते हैं। असर्शन रीजन के अंदर ऑप्शन ए ऑप्शन बी होते हैं तो सवाल बहुत टेढ़ा होता है। कोई सा एक गलत होता है तो फट से स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स या स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, उसको करने में तो कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन अगर दोनों करेक्ट होते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है। रीजन को छुपा के सोचो, अगर आपके दिमाग में जो आया है वो करेक्ट वहां पर दिख रहा है तो सही है। बात समझ आई, हाँ या ना। इस तरीके से करते हैं। और मल्टीपल करेक्ट भी कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, तो प्लीज ऐसे ही सॉल्व किया करो। ये तो हमें पहले चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिला है, हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th के चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, 11th के चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे। तो अब समझ जाओ, 11th के अंदर हम आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, 12th आते ही आपको मेहनत करने को मजबूर कर रहे हैं, शीटें ज्यादा मिल रहे हैं और शीटों का लेवल भी बहुत अच्छा है, समझ रहे हो। तो 12th में मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है, 1 साल मेहनत कर लोगे बहुत अच्छे से निकल जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। A charged torque of mass m suspended by a light string is placed in a uniform electric field. Electric field right की तरफ भी है, left की तरफ भी है, it is in equilibrium. Tension is this. Okay, equilibrium में है ये चीज। तो राइट की तरफ फोर्स लग रहा होगा Q into EX, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा Q into EY। रस्सी में टेंशन है T, ये वाला एंगल है अल्फा, तो ये वाला एंगल है अल्फा, तो T cos अल्फा प्लस QEY equal to mg and T sin alpha equal to QEY। कर लो ना आप सॉल्व। जो भी आंसर आएगा चेक कर लेना। 26, इससे ज्यादा नहीं बता रहा मैं 26 को, आपको टेंशन दी हुई है। मास m दिया हुआ है, ex और ey भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है आपको। प्लीज इसके आगे कर लेना। 26 के बाद आ जाते हैं पर 28 पे। पे आ जाओ, हाँ या ना। 11th वाले चैप्टर अभी वापस करने चालू कर देने चाहिए क्या बेटा। अभी 11th मत करो, 12th में जो भी करवा रहे हैं HCV पूरी अच्छे से करो, HC वर्मा की थ्योरी पढ़ो, HC वर्मा के सॉल्व एग्जांपल करो, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज सब कुछ करो, क्वेश्चन बैंक करो, थ्योरी शीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से कहां तक करो, 2005 से लेके 2015 तक के कर लो, उसके आगे के मत करना। क्यों नहीं करना पता है, क्योंकि आगे जब आप IIT देने वाले होंगे तो 2017 से 2021 के ये जो 5-7 पेपर होंगे वो हम आप लोग के लेंगे। तो अगर आपके 2016 वाले पेपर में नंबर आ रहे हैं मेंस के, 2017 वाले में आ रहे हैं, 18 वाले में आ रहे हैं, तो 22 वाले में भी आए। बात समझ आ रही है, ये 10 सालों के सवाल लगा लेना। कर लिया ये सब, फिट जी भी कर लिया, तो बस केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पे ध्यान दो, फिजिक्स में अभी 12th पे फोकस करो, और करना चाहते हो 11th को स्ट्रॉन्ग तो साइड बाय साइड अपने हिसाब से जो आपको कमजोर लगता है उसको पढ़ाई करो, दैट्स इट।
ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि बाकी सब चीजें छोड़ के अभी 11th पे फोकस करो, नहीं। दो नाव में सवार मत हो, फंसोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। A proton and a neutron are initially at rest. Are accelerated to the same potential difference. Which of the following? एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल में कुछ लोग यही नहीं पता होगा कि न्यूट्रॉन क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, ये कहना चाह रहा है सवाल। अब देखो ध्यान से, इट इज एक्सेलरेटेड सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेशन सेम है दोनों का। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज एक्सेलरेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फोर्स सेम है, चार्ज तो दोनों पे प्रोटॉन वाला ही है, q into e की वैल्यू सेम है, तो मास जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन उसका कम। तो v बराबर u प्लस at से कर लो ना। इनिशियली एड्रेस, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका। अब एक्सेलरेशन में देखो qe अपॉन m आ रहा है इनटू t, mv की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आ गई। Which of the statement is false? They have same momentum, correct है। They have same kinetic energy, गलत हो गया। समझ गए क्वेश्चन नंबर 28? एक एक करके ऑप्शंस चेक कर लो 28 के। 28 के एक एक करके ऑप्शंस चेक कर लो सारे। जैसे 28 का दे हैव डिफरेंट स्पीड, ये तो ट्रू है। यस, दे हैव डिफरेंट स्पीड, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, ये तो ट्रू है, मतलब मैं ए को टिक नहीं करूंगा। दे हैव सेम मोमेंटम, same momentum, they have same kinetic energy. P square upon 2m, नहीं, मास अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। They have been subjected to same force. Yes, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, क्यों? समझ गए? तो आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है अगला सवाल? अ पार्टिकल, 30th हो गया। ऑप्शन सी वापस समझाओ, देखो ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिखा है, P स्क्वायर अपॉन 2m। भाई दोनों के मास अलग अलग है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। थर्टियथ हो गया, ओके परफेक्ट। 28 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लो 29। A particle of charge minus q and mass and moves in a circle around a linear charge density lambda is the radius time period. ओके देखो,
सार्थक पीछे आंसर गलत है। पीछे आंसर किसका आंसर गलत है? ट्वेंटी एट का आंसर क्या दिया हुआ है? हाँ तो देखो ना, बी ऑप्शन सही है। देखो ध्यान से, 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बी ऑप्शन हमेशा करेक्ट नहीं है। ये एक प्रोटॉन है और ये एक न्यूट्रॉन है। इन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। मेरे को थोड़ी ना पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट में है या राइट में। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मेरे को थोड़ी ना पता है कि लो पोटेंशियल लेफ्ट में है या हाई पोटेंशियल लेफ्ट में। कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक बार राइट की तरफ वेलोसिटी हो गई, क्या पता एक बार लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी हो गई, भाई दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन, मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मेरे को थोड़ी ना पता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। बात समझ आई? हाँ या ना? सी भी फॉल्स कैसे होगा? देखो, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम, तो न्यूमरेटर दोनों के लिए सेम लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के लिए अलग। तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। बात समझ नहीं आई? तो 28 का आंसर बी बॉम्बे एकदम करेक्ट दिया हुआ है। हाँ या ना? 28 का आंसर ए करेक्ट है, बी करेक्ट, बी इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। आगे बढ़ सकता हूँ? अरे तो ऑप्शन नंबर सी में काइनेटिक एनर्जी सीएम का है, ये सीएम है, लेकिन मास तो अलग अलग है ना। क्यों बार बार एक ही एक चीज बोल रहे हो? ट्वेंटी एट का they have same kinetic energy तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, yes they will have same kinetic energy। देखो क्यों? क्योंकि जो भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू डेल्टा वी के बराबर होगा ना। जो भी वर्क डन होगा वो क्यू डेल्टा वी के बराबर होगा और वो दोनों के लिए सेम होगा। चार्ज दोनों पे सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सी तो करेक्ट है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, हाँ अब आ गया। यहां से सोच लो, यहां से मत सोचो। डन। चलिए, 28 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 देखो, एक लाइन का सवाल है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, तो बताओ मेरे को इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? क्यूई, क्यूई बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ई कितना हो जाएगा? वी को मैंने लिख दिया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। देखो ध्यान से, 29, देखो 29 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? क्यूई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट 2k लैम्डा अपॉन आर। चलिए, टिल 30 वी आर डन।
till 30 we are done. चलिए आगे बोलो मेरे को। 31 से 50 कितने हैं? 31 से 54 अपने डाउट बोलो। थर्टी थ्री, 41, 47, 52, 42, 44, 49, 50, 54, 32, 52 हो गया? नहीं, 52 हो गया। 36, 38, 36, 38, 31, 3, 3, 6, 3, 9 और 4, 13। डन। सारे सबके डाउट्स लिख दिए हैं। देखो मैंने, किसी का कोई रह गया हो तो बोल दो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख लो। डन। थर्टी वन ओनली ऑप्शन बी। ओके। थर्टी वन का भी डी ऑप्शन, 44 का डी ऑप्शन, 54 का डी ऑप्शन, 48 एंड 39। 48 नहीं लिखा गया, 39 भी नहीं लिखा। ओके। 48 एंड 39। चलो अब देख लो ये सवाल। फिफ्टी फोर्थ का भी डी ऑप्शन। सबसे पहले 31 देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मेरे को डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3i कैप प्लस 2k कैप into 10 to the power 5। If dipole is rotated in electric field, maximum potential energy। एक बात बताओ मेरे को,
डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मेरे को बीच में एंगल निकालना है, P और E के बीच में एंगल निकालना है, तो ये P है और ये E है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस P डॉट E cos थीटा। हाँ यार, मतलब P cos थीटा, यस और नो? किसने पूछा है 31 का डी? हाँ, तो मेरे को यहाँ पर अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? माइनस ऐसे कैसे रखा? 2 3 जा 6, if dipole is rotated in the electric field maximum potential energy। मैंने डाइपोल को रोटेट कैसे किया है? ये एक इधर की तरफ है P1, एक ऊपर की तरफ है P2, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक राइट की तरफ P1 और एक बाहर आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है P2। तो अब ये नेट डाइपोल आया है और मेरे को इसको रोटेट करना है। If the dipole is rotated, the maximum potential energy of the dipole is this। ये डाइपोल है, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। टॉर्क तो निकाल लिया होगा आपने, P क्रॉस E से, तो ऑप्शन ए यहाँ से आता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज -6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 5, तो ये वाली वैल्यू आ गई -0.6। तो ये तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मेरे को, तो कैसे रोटेट करूं मैं? देयर इज न्यू आफ्टर P, इसको रोटेट कैसे करूं और कितना करूं वो सोचना है मेरे को, ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। तो अभी P और E के बीच में एंगल है ये cos थीटा जो भी है। चलो पहले मैं निकालता हूं कि P और E के बीच में एंगल कितना है। P और E के बीच में एंगल निकालना है, तो P डॉट E किया मैंने, वो कितना आया? 0.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 स्क्वायर 3, तो ये कितना हुआ? 4 प्लस 9 13। cos थीटा की वैल्यू आ रही है 13। ठीक है, करेक्ट आंसर 1.3 है। देखो इधर ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्या है? P का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? E का मैग्नीट्यूड, ये है cos थीटा। अभी इनके बीच में एंगल है कुछ थीटा। मैंने इस P को ऐसे रोटेट किया ताकि इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। तो जब 180 हुआ है तो U की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? P का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड। P का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर 10 की पावर -6, इसका √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट गया और इनटू 10 की पावर 5। सॉल्व करने पे कितनी आ गई वैल्यू 1.3। बात समझ आई हाँ या ना? समझ गए? मेरे को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, मेरे को ये नहीं सोचना है कि मैंने कैसे रोटेट किया है, जैसे भी पड़ा होगा मैंने रोटेट कर लिया इसको। बात समझ आई हाँ या ना? चलिए 31 के बाद में आ जाते हैं 33rd पे। बिटा दूं? कोई कॉपी कर रहा है? थर्टी थर्ड डायमेंशन का सवाल है, किसने पूछा है 33rd? एक एक करके ऑप्शंस चेक करने हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं हो रहा 33rd का? जो नहीं हो रहा होगा वो मैं बता दूंगा। बोलो कौन सा ऑप्शन बताऊं जिसने भी पूछा है। 30, अच्छा 32nd भी डाउट है इधर। 32nd क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक -q चार्ज रखा हुआ दिख रहा है? देख लो ना यहाँ पर k इंटू -q अपॉन छोटा डिस्टेंस k इंटू -q अपॉन बड़ा डिस्टेंस। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। पोटेंशियल एट a विल बी इक्वल टू, अज्यूम कर लो -100 वोल्ट आया। पोटेंशियल एट b कितना आया? डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो -20 वोल्ट आया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी KQ/R²। समझ के कर लोगे? कौन पूछ रहा है ये ऐसे सवाल? 32nd किसका डाउट है? अरे बताओ 32nd और 33rd समझ आया? आगे बढ़ सकता हूँ हाँ या ना? शैल आई मूव फॉरवर्ड? थर्टी थर्ड आ गया और 32nd potential at B is greater than potential at A। ऑप्शन डी टिक कर लो, because -20 is greater than -100। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33rd, 32nd, 33rd, अगला कौन सा है? 36, 38। 36 क्या है? मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बताऊं 36 का? जिसने भी पूछा है प्लीज ऑप्शन बताओ जो नहीं आ रहा है। जैसे 31 के अंदर मेरे को बोला था कि डी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो 36 के अंदर बताओ कौन सा ऑप्शन बताऊं। प्लीज बी प्रिसाइज। 36 जिसने भी पूछा है कि कौन सा डाउट है 36 में। अरे बोलो भाई 36 का कौन सा ऑप्शन? एक एक ऑप्शन सारे देखने हैं। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैलिड ड्यू टू, यस करेक्ट। द फ्लक्स, कौन सा ऑप्शन बताऊं?
The flux of the electric field through a closed surface due to all the charge equal to the flux done enclosed. Correct. 36 का आंसर हो गया C और D. 36 का आंसर हो गया C and D करेक्ट है. भाई बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन डाउट पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन बताऊं. 36 के बाद में 38. 38 question, a hollow closed conductor of irregular shape is given some charge sigma proportional to 1 upon r होता है. ये रिलेशन याद है हाँ या ना? 38 के अंदर यूज करेंगे. थर्टी एट का एक तो ए ऑप्शन मेरे को करेक्ट दिख रहा है. The entire charge will appear on the outer surface. Yes. All the points will have same potential. Yes. All the points on its surface will have same charge density. No. जहां पर रेडियस छोटी है वहां पर चार्जेस ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पर चार्जेस थोड़े दूर दूर अक्यूमुलेट होंगे. All points near its surface and outside will have same electric intensity. नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ऑप्शन हो गया ए और बी 38 का. बताओ 38 समझ आया? किसका डाउट है, क्या डाउट है, मैं किससे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. बोलो भाई, जिसने भी पूछा है. डन, क्लियर, ओके, फाइन, परफेक्ट. 38 के बाद में आपका डाउट आया 39. Given Q1 and Q2 lies inside and outside for a closed, let E be the electric field, phi be the flux of electric field over S. Q1 lies inside and outside of a closed surface. Okay. 39 देखो, एक कोई सरफेस है, अंदर Q1 है, बाहर Q2 है. E be the electric field at any point on surface. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये है सरफेस S. And phi be the flux of E. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो है phi. Will be only because of Q1. 39 का एक तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिख रहा है कि मैंने अंदर का चार्ज चेंज किया तो फ्लक्स बदल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी. 39 का एक तो आंसर हो गया ए. If Q2 changes, E will change, but हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी लेकिन फ्लक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि फ्लक्स तो सिर्फ और सिर्फ Q1 की वजह से होगा. If Q1 is 0 and Q2 is non-zero, ये वाला भी करेक्ट है. But if Q1 is non-zero, then flux is non-zero. नहीं, ऑप्शन डी गलत हो गया ना. क्या बताओ 39 में, बताओ आंसर एबीसी दिख रहा है मेरे को. ये जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ Q1 की वजह से ही होगा, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सारे चार्जेस की वजह से लिखूंगा. हाँ या ना? तो बताओ मेरे को 39 आया, यस और नो? कोई डाउट हो तो बोलो 39 के अंदर, नहीं तो लेट्स मूव ऑन टू 41st. मैंने क्या बोला, थ्योरेटिकल सवाल है, यू हैव टू बी प्रिसाइज विद योर डाउट. कि मेरे को 39 का डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है वो नहीं आया, मेरे को ए और बी तो आ गया वैसा. नेक्स्ट इज 41. Electric dipole is placed at the center of the sphere. Mark the correct answer. Electric dipole है, उसको center of the sphere में place कर दिया है. फ्लक्स जीरो होगा हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो स्फीयर के एनक्लोज चार्ज जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो. यस.
नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2kp/r³। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी kp/r³। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यस। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is zero everywhere on the sphere. Electric potential is zero on a circle on the sphere. हाँ, आंसर डी हो जाएगा। देखो 41 के अंदर 41 का आंसर क्या दिया हुआ है? 41 आंसर इज ए एंड डी, यस करेक्ट। देखो ध्यान से, ये एक डाइपोल रखा हुआ है -q और +q, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाया मैंने, उस हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, kp cos θ/r²। तो जब cos थीटा की वैल्यू 90 होगी तब ये जीरो होगा, लेकिन जब cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो पोटेंशियल नॉन जीरो होगा। हाँ या ना, समझ आई बात 41 की? ये जो सर्कल बन रहा है इसके हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ गया है, cos थीटा 90 हो गया है। 41 क्लियर है? फोर्टी टू देखें। चलिए 42nd क्वेश्चन क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जेस एट ओरिजिन whose magnitude is given by the expression E बराबर 100 where R is the radial distance from origin. Okay, fine. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 42nd। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जेस एट ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है, आ गया 100 r न्यूटन पर कूलम। तो 42 डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज हो रही है तो यहाँ पर चार्ज तो नेगेटिव ही होगा। टोटल चार्ज कंटेन्ड इन एनी स्फेरिकल वॉल्यूम विद इट्स सेंटर, ये ले हो गई। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा सेंटर पे। टोटल चार्ज कंटेन इररिस्पेक्टिव, नहीं, total charge contained at any spherical volume irrespective of its location, any spherical volume इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, irrespective of the location of center। सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो नेगेटिव समझ आता है। अब बी ऑप्शन सोचना है, टोटल चार्ज कंटेन्ड एट एनी स्फेरिकल वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर इज नेगेटिव। ये लो, ये ओरिजिन हो गया और ये सेंटर हो गया, ये लो फील्ड लाइंस आ रही है, फील्ड लाइन सेंटर कर रही है, चार्ज तो नेगेटिव ही होगा ना। देखो बात समझ आई, हाँ या ना? तो 42nd का एक तो आंसर हो गया ए आगरा, एक हो गया बी बॉम्बे। टोटल चार्ज कंटेन विद सेंटर एट ओरिजिन एज मैग्नीट्यूड। अब ये टोटल चार्ज निकालना है मेरे को, तो मेरे को फ्लक्स निकालना होगा। E.D है, उसको Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा।
यहां से सी और डी ऑप्शन चेक हो जाएगा। किसका डाउट है? हर्षित आपका डाउट है? समझ आई बात? ए और बी कैसे करेक्ट है? देखो ए ऐसे करेक्ट है, बी ऐसे करेक्ट है, सी और डी के अंदर वैल्यू यहां से निकाल लोगे। E into 4 pi r square equal to q enclosed upon epsilon naught। r आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रख देना 100 r। 42 के बाद में आपका डाउट आया 44। 44 देखते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। हाँ जी 44 देखिए। करना तो क्या है भाई, जिसको अर्थ करता हूं उसका पोटेंशियल जीरो करना है। इसको चार्ज Q1 दिया है, इसको Q2 दिया है, इसको Q3 दिया है। रेडियस R, 2R, 3R respectively, find the final charges innermost and outermost shell are already earth as shown in figure, choose the wrong statement। ठीक है, तो पहले मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देता हूं, उसके बाद में इसको अर्थ किया है और इसको भी अर्थ किया है। भाई मैं मान लेता हूं यहाँ पर चार्ज है x, तो यहाँ पर होगा -x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Q2 प्लस x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ Q2 प्लस x, और बाहर कितना हो जाएगा y। हाँ या ना? अब x और y निकाल दे तो काम हो जाएगा। मैंने चार्ज दिया Q1, Q2, Q3, अर्थ करने के बाद में फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन x माइनस x, इसके ऊपर नेट चार्ज Q2 रखना है, तो यहाँ पर -x है, तो -x को काटने के लिए +x आ गया, तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज हो गया Q2 प्लस x। यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ Q2 प्लस x, और यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया y। अब ये अंदर वाली इनर मोस्ट का पोटेंशियल जीरो करना है और आउटर मोस्ट का पोटेंशियल जीरो करना है, और इन दो से दो इक्वेशन निकालेंगे, x और y निकालेंगे। हाँ या ना? अच्छा Q1, Q2, Q3 फाइनल चार्ज है, 1 मिनट। ओके कोई नहीं, x मेरा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q1। रिलेशन तो यहीं से आएंगे ना निकल के, x Q1 है और y माइनस x प्लस Q2 बराबर Q3 हो जाएगा। ये लो भाई, और ये Q3 अब कर लोगे। एनीवेज आपको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। ये लो भाई, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है Q3 था, ये लिख दिया मैंने। आपको इवेंचुअली इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। सॉल्व करूं आगे? ये मानते हुए मैंने इक्वेशन लिखी VA बराबर 0 kx अपॉन r प्लस kq2 अपॉन 2r प्लस kq3 अपॉन 3r इक्वल टू 0। VC के लिए 0 करूंगा, kq2 प्लस x अपॉन 3r प्लस k y माइनस Q2 प्लस x
अब देखो सॉल्व करने पे यहाँ पर y आ गया 0, मतलब ये 0 है, तो और x कितना था q1, तो माइनस q2 माइनस q1 इक्वल टू q3। एक ऑप्शन तो ये हो गया करेक्ट। देखो q1 plus q3 इक्वल टू माइनस q2, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो 44th का आंसर ए तो करेक्ट हो गया। ऐसे ही एक एक करके सारे देख लोगे, हाँ या ना? ए तो करेक्ट है। ऐसे एक एक करके सारे ऑप्शन चेक कर लोगे या मैं करूं? कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर चुका हूं मैं यहाँ से दो इक्वेशन, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। q1 प्लस q2 अपॉन 2 प्लस q3 अपॉन 3 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन आई है मेरे पास में, एक और ये इक्वेशन आई है मेरे पास में। सॉल्व करो, हो जाएगा। चलिए, ये था आपका 44, अगला है आपका 47। 47 की तरफ बढ़ते हैं, ये कॉपी कर लो। Plates A and B constitute an isolated charge parallel plate capacitor. The inner surface first and fourth of A and B have charges minus Q and plus Q. A third plate C with charge plus Q is now introduced midway between A and B. Which of the following is not correct? तो देखो ध्यान से, जब कभी भी not correct वाले सवाल आते हैं, हमारी हैबिट क्या होती है, करेक्ट कौन सा है वो देखने की। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो क्वेश्चन मिलते ही नॉट करेक्ट पे अंडरलाइन कर लिया करो एक, तो ताकि ध्यान में रहे कि जो गलत है उसको टिक करना है। अब मैंने इसको भी चार्ज क्यू दिया है, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू, तो क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू बाय टू, यहाँ पर आ जाएगा क्यू बाय टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू बाय टू, यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यू बाय टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 क्यू बाय टू, यहाँ पर आ जाएगा। ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय क्यू, तो आउटर मोस्ट पे चले जाएगा, हाँ या ना? अब ऑप्शंस चेक कर लोगे 47 के। कोई से ऑप्शन में तकलीफ हो तो मेरे से पूछ लो, बाकी 47 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने कर दिया है, हो जाएगा। ओके परफेक्ट। 47 के बाद में आ जाते हैं 49, नहीं 48। A particle of mass m, charge q is thrown in a region where uniform gravitational field and electric field are present. The path of the particle, ये लो, ये पार्टिकल है, नीचे की तरफ क्या पता है mg का फोर्स हो, क्या पता ऊपर की तरफ qe का फोर्स, तो नेट फोर्स 0 हो गया पार्टिकल का। और राइट की तरफ अगर स्पीड भी दी तो ये राइट की तरफ चलते रहेगा स्ट्रेट लाइन में। तो 48 का आंसर हो गया, मे बी ए इज करेक्ट। A particle of mass m, charge region where uniform gravitational field and electric field are present. The path of the particle may be straight line. Yes.
और मे बी अ सर्कल। सर्कल कैसे हो सकता है सोचो। सर्कल नहीं हो सकता है, प्रोजेक्टाइल की तरह सोचो तो पैराबोलिक हो सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो कि क्यूई और एमजी में से क्यूई बड़ा है या एमजी बड़ा है, चलो तो नेट कितना हो गया नीचे की तरफ, एमजी माइनस क्यूई का फोर्स आ गया इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव, तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। सर्कल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हमेशा ऊपर की तरफ लग रही होगी ना। अगर मैं नेट फोर्स और वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करूं तो अगर ये यहाँ पर ऐसे घूमता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स तो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। अगर ये फोर्स भी साथ साथ में बदले तो सर्कुलर मोशन होगा ना। तो 48 का आंसर हो जाएगा मे बी स्ट्रेट लाइन, मे बी पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल से सोच के बोला है मैंने। बात समझ आई? 47 हाँ या ना? सॉरी मैंने 48 बताया। 48 डन, 47 डन, नेक्स्ट इज 49 50। 49 50 देख लें। चलिए आपने याद ही नहीं दिलाया मेरे को, वो डेरिवेशन कराना था। चलिए 49 50 देखो, या फिर क्या कहते हैं 49 50 52 और 54, ये चार सवाल नहीं, मैंने बोला था कि पहले 30 सवाल करेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे, फिर बचे हुए सवाल करेंगे। तो ये जो चार सवाल है ना, आप लोग की एक और क्लास है, डाउट क्लास है आई गेस, 2 से 3 बजे। तो ये चार डाउट्स तब ले लेंगे, अभी एक वो डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन कर ले। याद दिलाना मेरे को 49 50 52 54, मैं लिख के रख लेता हूँ 49 50 52 54। ये आप लोग याद दिला देना मेरे को, ठीक है ना? 49 50 52 एंड 54। चलिए अब डेरिवेशन देखते हैं। किस चीज का डेरिवेशन देख रहे हैं अपन, पहले तो ये देख लो कि ये फाइनाइट लैम्डा है, ये एक पॉइंट पी है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई एक्स, उसकी वैल्यू होती है के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई वाई, उसकी वैल्यू होती है के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा। देखो ध्यान से, ऊपर पॉजिटिव ज्यादा है तो उन पॉजिटिव का धक्का ऐसा होगा, नीचे पॉजिटिव कम है तो उन पॉजिटिव का धक्का ऐसा होगा। तो देखो इस छोटे वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस बड़े वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जुड़ रहा है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो घट रहा है, तो बीच में माइनस आएगा, और एंगल जो छोटा होगा उसकी वैल्यू कॉस की बड़ी होगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका इधर कंपोनेंट तो कॉस आता है, मेरे को उससे नहीं ध्यान है। मेरे को ये पता है कि जब इनफाइनाइट होगा तो अल्फा और बीटा, जब इनफाइनाइट होगा तो अल्फा बराबर बीटा बराबर पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90 आता है। तो ये दो फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे अभी अपन। ये सब कुछ कॉपी कर लो। ये सब कुछ कॉपी कर लो, 5-10 मिनट लगेंगे डेरिवेशन कराने में, करता हूं मैं।
ये कॉपी कर लो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन। एवरीवन डन? डेरिवेशन पे पढ़े? ओके। अरे सुस्ताओ मत बेटा, सुस्ताओ मत। अभी तो आपको 3 बजे तक क्लासेस अटेंड करनी है। चाय नाश्ता कर लेना, अभी ब्रेक देता हूँ आपको। देखो इधर ध्यान से। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो लेट अस अज्यूम कि यहां से थीटा पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा का, ये वाला, ये मेरा एलिमेंट है। तो बताओ मेरे को, ये वाला चार्ज है डी क्यू, ये वाला डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ y, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा dy। हाँ या ना? ये चीज समझ आती है सबको? बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? तो ये जो छोटा सा dy है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, छोटी सी डी। हाँ या ना? ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस और नो? यहाँ तक बात समझ आती है सबको? ठीक है, आती है। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी होगी? डी विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज समझ आती है हाँ या ना? चलिए, अब मैं y को क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, tan थीटा बराबर y अपॉन आर और y बराबर r tan थीटा। यहाँ पर रख देता हूं मैं उठा के, तो डी बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आई हाँ या ना? यहाँ तक एकदम क्लियर है? अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर dy बराबर r tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो बताओ मेरे को, ये dq कितना हो जाएगा? dq विल बी इक्वल टू लेमडा dy। यहां से dq उठा के रख दो इधर, तो de क्या आ गया? k लेमडा dy अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और dy की जगह मैंने क्या लिख दिया? और यहां से देखो dy अपॉन आर सेक स्क्वायर थीटा बराबर डी थीटा है। dy अपॉन आर सेक स्क्वायर थीटा, तो dy अपॉन आर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वाली वैल्यू पूरी पूरी क्या मिल गई मेरे को? डी बराबर के लेमडा अपॉन आर। ये सब कुछ समझ आया हाँ या ना? यहाँ तक समझ आ गया? तो देखो ध्यान से, Ex क्या होगा? Ex will be equal to integration of d cos theta। Ex क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा। d की जगह ये रख दूंगा, और थीटा की लिमिट क्या होगी? देखो ध्यान से, थीटा की लिमिट, अगर ऊपर की तरफ अल्फा जा रहा हूं तो नीचे की तरफ माइनस बीटा जा रहा हूं, तो लिमिट विल बी इक्वल टू माइनस बीटा से अल्फा।
ये बात समझ आई, हाँ या ना? और पी वाई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा माइनस बीटा से अल्फा। ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है। cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, तो साइन अल्फा माइनस ऑफ माइनस साइन बीटा प्लस हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई, हाँ या ना? सबको पक्की बात? चलो कॉपी कर लो, और आज के लिए इतना ही। बचे हुए 4 सवाल 2 से 3 बजे वाले जो क्लास होगा, सेशन होगा, तब डिस्कस करेंगे। ये लास्ट वाली बात समझ नहीं आई, देखो ध्यान से। इस D का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना चले गया? D cos थीटा, तो EX विल बी इक्वल टू ये। अब मेरे को लिमिट लगानी है। अगर मैं यहाँ पे थीटा ऊपर की तरफ वाले को पॉजिटिव लेता हूँ अल्फा, तो नीचे वाले को नेगेटिव लूंगा ना। याद करो, आप इतने सारे डेरिवेशन करके आए हो। एक आर्क का किया था, तो आपने लिमिट लगाई थी माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। वही वाली तो कहानी है, माइनस बीटा से प्लस अल्फा। समझ गए? आयुष बोल रहा है वो दिन वाली क्लास में अगर कोई पर्टिकुलर डाउट्स नहीं हो तो बेटा वो आप लोग के लिए डाउट क्लास है, इट्स अप टू यू। एक तो वो 4 सवाल कराऊंगा मैं, और उसके बाद में आपके जो भी रैंडम डाउट्स होंगे उसके लिए क्लास है। फाइन, क्या क्लास वाइंड अप कर सकते हैं? चलिए, थैंक यू एवरीवन। हाँ, ये कॉपी कर लो।